सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम फिर एक साथ हैं अपनी व्याकरण पढ़ने के लिए। अपने इस पीरियड में हमने व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, बहुत सारे अध्ययन बिंदु देख लिए हैं। आज हम फिर एक नया और बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आपके साथ हैं। हम एक साथ मिलकर ये प्रैक्टिस करेंगे। हमने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा क्या होती है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम आज देखेंगे कि लिंग किसको कहते हैं। लिंग यानी संज्ञा के विकारी तत्व। संज्ञा के विकारी तत्व 3 हैं, उसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। 3 है लिंग, वचन और कारक। कारक हमने पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। और लिंग, वचन और कारक ये तीनों ही संज्ञा के एक ऐसे तत्व हैं जिनमें अपने आप में परिवर्तन होता है। इनमें कहीं वचन के आधार पर परिवर्तित होता है, कहीं क्रिया, किसी न किसी कारण से इन तीनों में परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन ही विकार कहलाता है। तो संज्ञा के विकारी तत्व में से हम एक अध्ययन बिंदु पूरा कर चुके हैं कारक का, और आज हम पढ़ रहे हैं लिंग। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि लिंग कहते किसको हैं। जिन शब्दों से किसी के भी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का हमें बोध हो, हमें जिन शब्द रूप से हमको किसी के स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध हो। बोध होना यानी, मैं बार बार कहती हूँ, बोध होना यानी पता चलना, हमको आभास होना, हमें समझ में आना है कि क्या है और क्या नहीं है, उसको कहते हैं बोध होना। तो जहाँ जिन शब्द रूपों से हमें किसी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप लोगों से बहुत सारी मिस्टेक ये होती है कि आप पुल्लिंग को अक्सर पुल्लिंग बोलते हैं। वो पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग किसको कहते हैं? जिन शब्द रूपों से हमें ये पुरुष जाति का बोध हो, राम, श्याम, शिक्षक, मोटा, लड़का, वो सब पुल्लिंग है, क्योंकि हमें इन शब्दों से पुरुष जाति होने का पता चलता है। तो जहाँ पर जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का पता चले उनको हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। इसी तरीके से स्त्रीलिंग, दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। जहाँ पर जिन शब्द रूपों से स्त्री जाति का बोध हो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। सीता, गीता, शिक्षिका, अध्यापिका, दादी, नानी, चाची, मोटी, किसी भी तरीके से जहाँ पर स्त्री जाति का बोध हो। दोनों में अंतर यह है कि ज़्यादातर इकारांत शब्द जितने होते हैं, इकारांत आपने संस्कृत में भी पढ़े हैं या पढ़ रहे होंगे अभी, जहाँ पर पीछे ई की मात्रा आ जाए, जिस शब्द के पीछे ई की मात्रा आ जाए वो सब स्त्रीलिंग में ही आता है। इसी तरीके से अकारांत, वो सब पुल्लिंग में आता है। अकारांत यानी शब्दों के पीछे अ का आना, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। अब कुछ प्राणी या कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही आते हैं। अब अगर उनमें हमें स्त्रीलिंग का पता करना हो या स्त्रीलिंग के शब्दों को हमें बोलना है तो उन शब्दों के आगे हम मादा लगा देंगे। उल्लू, नर मादा उल्लू, कछुआ, मादा कछुआ, या और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे खरगोश तो मादा खरगोश। तोता का स्त्रीलिंग कभी तोती नहीं होता, उसको मादा तोता ही बोलेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही करते हैं। अगर उसमें फर्क करना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का तो हम उसमें मादा लगाकर उपयोग कर लेते हैं। इसी तरीके से कुछ स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं, जैसे कि मछली। मछली का पुल्लिंग कभी मछला हम थोड़ी बोल सकते हैं, हम उसको नर मछली बोल सकते हैं।
चील स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर इसी को हमें इस पुल्लिंग में चाहिए तो हम नर चील बोलेंगे। बिल्कुल अपोजिट है। जैसे वहाँ पर कुछ शब्दों को हम पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि मादा लगा रहे हैं उन प्राणियों के आगे, तो आगे हम उसी तरीके से स्त्रीलिंग में उन प्राणियों के आगे हम नर लगाएंगे। यहाँ तक मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनका कभी स्त्रीलिंग रूप होता ही नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिर्फ हम स्त्री पुरुष का भेद करने में तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं कर सकते। वाक्य में हर चीज़ के लिए लिंग की आवश्यकता होती है। चाहे किताब है, निर्जीव चीज़ें भी है, पंखा है, या किताब मोटी है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि किताब स्त्रीलिंग है। पंखा बहुत तेज चलता है तो हम समझ सकते हैं कि पंखा पुल्लिंग में आ गया। यानी जब किसी निर्जीव चीज़ों के लिए, किसी प्राणियों के लिए या किसी के लिए भी हम बात करते हैं तो उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद करने के लिए हमें वाक्य में आने वाली क्रिया को देखना पड़ेगा। क्रिया अगर ज़्यादातर अकारांत आ रही है या जो हम क्रिया का रूप बदल रहे हैं वो पुल्लिंग के अनुसार आ रहा है तो वह वस्तु पुल्लिंग में होगी, और जहाँ पर इकारांत है या हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लेते हैं वो वस्तु स्त्रीलिंग में होगी। इस अंतर के बाद कुछ हमारे इस चारों तरफ सृष्टि में चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिनका एक ही रूप होता है, या तो वो स्त्रीलिंग में ही होंगे या वो पुल्लिंग में ही होंगे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कभी हम अनाज के नाम हो, वृक्षों के नाम हो, द्रव के नाम हो, द्रव यानी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। धातु और रत्न यानी जैसे धातु हैं सोना चांदी वगैरह वो, या रत्न जो स्टोन आप स्टोन में समझते हैं, माणिक है, पुखराज है, ये सब वृक्षों के जितने भी नाम हैं वो सब, ठीक है। और उसी के साथ ग्रह और महीने, शनि चंद्र सूर्य, इधर ये कार्तिक माघ हमारे हिंदी महीने के जो नाम हैं, इनका कोई स्त्रीलिंग रूप होता ही नहीं। ये हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। और इसी तरीके से अगर हम स्त्रीलिंग में देखें तो तिथियों और नक्षत्रों के नाम, जैसे हम तिथि जो बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग हमारे हिंदी महीनों की तिथियों से काम चलाते हैं। एकम, बीस, तीज, तृतीया, संस्कृत में आप पढ़ते हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब, पूर्णिमा, अमावस्या, रोहिणी, ये जो हमारे नक्षत्र हैं। नदी और झील के नाम, जितनी भी हमारी नदियां हैं, झीलें हैं, ठीक है। इसी के साथ जितनी भाषाएं हैं, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में काम आती है, ये कभी पुल्लिंग में काम आ ही नहीं सकती। अपवाद स्वरूप पृथ्वी ग्रह है, लेकिन ये एक अपवाद है कि इसे हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं, इसे हम स्त्रीलिंग में गिनते हैं। इसी तरीके से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोनभद्र, ये नदियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम पुल्लिंग में गिनते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में हो गई। तो ये था हमारा लिंग। अब लिंग की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर प्रत्यय लगाते हैं तो वो पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे अ का प्रत्यय है खेल, घोड़ा, मोटापा, ये अ और आव, इस तरीके के जो प्रत्यय हैं, इनसे जो शब्द बनते हैं वो सब पुल्लिंग में आ जाते हैं। इसी तरीके से आ, ता, आई, आवट, या आहट, ऐसे प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग में बन जाते हैं। जैसे कवि, ता का प्रत्यय लगाया कविता हो गया। लिख में आवट का प्रत्यय लगाया तो लिखावट, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन्हें हम लिखते हैं तो कुछ पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। जैसे हमारा हाथ, पैर, गला, कान, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। इसी तरह से आँख, नाक, जीभ, पलकें, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं।
हमारे कुछ अक्सर परिधान यानी हमारी वेशभूषा, हमारे कपड़े, हमारे आभूषण, ये स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में काम आ जाती है। जैसे कि हमारे होते हैं डॉक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रोफेसर, ये जो पद नाम हैं, पदों के जो नाम हैं, वो स्त्रीलिंग में भी काम आते हैं और पुल्लिंग में भी काम आते हैं। वैसे अभी अभी का जो कुछ हिंदी में परिवर्तन हुआ है कुछ साल पहले से, उनमें एक वैसे हिंदी में लिंग दो ही माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन कुछ सालों से कुछ परिवर्तन हिंदी व्याकरण में करके एक उभय लिंग और जोड़ा गया है। और ये जोड़ा गया है पद नामों के लिए, जो हमारे पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, तो अब वहाँ पर अगर कोई स्त्री भी प्रधानमंत्री के रूप में है तो भी उसे हम प्रधानमंत्री ही कहेंगे। अगर पुरुष है तो प्रधानमंत्री है। डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए डॉक्टर का ही उपयोग आता है। तो ऐसे जो दोनों लिंग में काम आता है, उन्हें हम उभय लिंग मान सकते हैं, ऐसा चलन में देखा गया है। तो यही हमारा आज का अपना अध्याय समाप्त होता है। आप इसे अपनी बुक में से निकाल कर एक बार के लिए ज़रूर पढ़ें, ताकि कहीं कोई शंका रह जाए तो उसका भी समाधान हो जाए, और उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता है तो मैं तो हूँ ही, आप मुझसे ज़रूर पूछें कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है। धन्यवाद।